नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। राज्य सरकार ने पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। रिटायरमेंट के बाद दिए जा रहे सेवा विस्तार तथा पुनर्रोजगार को लेकर वित्त विभाग ने नए आदेश जारी किए हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार अब हिमाचल प्रदेश सरकार में दोबारा नौकरी पाने वाले रिटायरीज को पेंशन के वित्तीय लाभ नहीं दिए जाएंगे। पूरी तरह से रिटायर होकर घर जाने के बाद इन कर्मचारियों को पेंशन के वित्तीय लाभ दिए जाने को लेकर नए बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी की है। यानी कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार में कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया जा रहा है, रीएम्प्लॉयमेंट दी जा रही है या उन्हें कंसल्टेंट के रूप में रखा जा रहा है, इसे लेकर वित्त विभाग ने गवर्नमेंट की डायरेक्शन के बाद आज नई नोटिफिकेशन निकाली। या हिमाचल प्रदेश का कोई भी कर्मचारी जब पूरी तरह से रिटायर होकर घर चला जाएगा, यानी कि ना तो उसकी रीएम्प्लॉयमेंट होगी ना सेवा विस्तार होगा, जब पूरी तरह से घर बैठ जाएगा कर्मचारी तभी उसे वित्तीय लाभ दिए जाएंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं हो रहा था। कोई भी कर्मचारी अगर सेवा विस्तार पा रहा था या किसी कर्मचारी को रीएम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, उस कर्मचारी को वेतन भी दिया जा रहा था, वेतन के साथ पेंशन भी दी जा रही थी और रीएम्प्लॉयमेंट पाने के तुरंत बाद ही उसे लीव इनकैशमेंट, कम्युटेशन ग्रेचुटी और पीएफ यानी तमाम उसे वित्तीय लाभ दिए जा रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने आज पूरी तरह से नोटिफिकेशन जारी कर दी और यह कह दिया कि जो कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में सेवा विस्तार पर चल रहे हैं, जो रिटायर होने के बाद जिन्हें पुनः रोजगार दिया गया है, जिन्हें रीएम्प्लॉयमेंट दी गई है, उनके वित्तीय लाभ फिलहाल नहीं दिए जाएंगे। उनके वित्तीय लाभ तभी दिए जाएंगे जब वह पूरी तरह से सरकारी तामझाम को छोड़कर घर चले जाएंगे। तभी उन्हें लीव इनकैशमेंट मिलेगी, तभी उन्हें ग्रेचुटी दी जाएगी, तभी उन्हें कम्युटेशन दी जाएगी, तभी उन्हें पीएफ दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया है। इसके पीछे बड़ी वजह है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद दोहरा लाभ मिल रहा था। पहले रिटायरमेंट के बाद उन्हें पुनर्रोजगार दिया जा रहा था, उन्हें पेंशन भी दी जा रही थी, पेंशन के साथ साथ सभी वित्तीय लाभ यानी लमसम एक कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद लाखों यानी कि करोड़ 1.5 करोड़ तक भी वित्तीय लाभ मिलते हैं, वह तुरंत प्रभाव से दिए जाते थे। अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अब ये लाभ तभी मिलेंगे जब कर्मचारी पूरी तरह से घर बैठ जाएंगे। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि एक तो युवाओं में जो बेरोजगार है उनमें काफी रोष है कि अब रिटायरीज को लगातार पुनर्रोजगार दिए जा रहे हैं, और दूसरी बड़ी चिंता सरकार के लिए यह थी कि वित्तीय बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्हें पेंशन भी मिल रही थी, वेतन भी मिल रहा था, ग्रेचुटी भी मिल रही थी, लीव इनकैशमेंट भी देनी पड़ती थी ऑन स्पॉट, इसके साथ पीएफ का पैसा भी लौटाना पड़ता था और साथ में वह कम्युटेशन के भी हकदार थे, जो कि अब बात आएगी। और इस फैसले के बाद अब संभवतः कोई भी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में पुनर्रोजगार लेने के लिए रीएम्प्लॉयमेंट लेने से पहले 10 बार सोचेगा कि लमसम जो लाखों में करोड़ 1.5 करोड़ तक के एक साथ जो वित्तीय लाभ रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं वो लिए जाएं या रीएम्प्लॉयमेंट लिया जाए। उधर पोक्सो एक्ट में फंसे विधायक हंसराज की अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने चंबा की कोर्ट में आवेदन कर दिया है। उन्होंने आज चंबा के सेशन कोर्ट में बाकायदा एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी लगाई है। अदालत ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है और कल इस पर सुनवाई होगी। चंबा के सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। आज पूरा दिन ये चर्चाएं थी कि वह हाई कोर्ट का रुक सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से ये तय किया कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़े साफ शब्दों में कहा, अपने पारित आदेश में कहा है कि कोई भी पोक्सो एक्ट का आरोपी सीधे हाई कोर्ट का रुख नहीं करेगा, पहले निचली अदालत यानी सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा। इसी के चलते पूरी कानूनी राय लेने के बाद विधायक हंसराज ने चंबा के अदालत में चंबा की कोर्ट में उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगा दी है। इस पूरे मामले को लेकर कल उनके घर पुलिस गई थी। आज 11 बजे बाकायदा उनके घर पे यह समन दिया गया था कि आज 11 बजे इंटेरोगेशन के लिए, पूछताछ के लिए उन्हें थाने बुलाया गया था, लेकिन अभी तक वे थाने नहीं पहुंचे। और कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि कल अगर उन्हें कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल जाती है तो बड़ी राहत होगी। अगर जमानत नहीं मिलती है फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि या उन्हें फिर हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा या फिर उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है जिस प्रकार का चंबा का पूरा मामला बना हुआ है। हमीरपुर के रंजना हत्या
केस के मामले में आरोपी की आयु पर बवाल खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया में नाबालिग की आयु पर सवाल उठने के बाद अब एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने कहा कि आरोपी की आयु के संबंधी किसी के पास भी कोई दस्तावेज या साक्ष्य हो तो तुरंत प्रभाव से पुलिस के सुपुर्द करें। एसपी हमीरपुर ने कहा कि आरोपी का स्कूल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पंचायत का रिकॉर्ड जुटाया गया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें अभी तक जो आयु जो सर्टिफिकेशन के आधार पर है वह प्रमाणित करती है कि वह नाबालिग है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी और इसमें जनता पूरा उनका सहयोग करे। यानी उन्होंने ये अपील की कि किसी के पास भी उस आरोपी का कोई सर्टिफिकेट हो, कोई रिकॉर्ड हो, किसी को पंचायत रिकॉर्ड की सूचना हो या दूसरी सूचना हो तो इस प्रकार का दस्तावेज तुरंत प्रभाव से पुलिस के सुपुर्द करें। लेकिन इस पूरे मामले के बाद अब बड़ी आवाज ये उठने लगी है, क्या आरोपी की आयु की प्रमाणिकता के लिए मेडिकल बोर्ड नहीं बिठाया जा सकता? क्योंकि जिस प्रकार से कई मामलों में देखा जाता, जब किसी की एज को लेकर सवाल उठता है, डाउटफुल मामला होता है, जहां पर संदेह प्रकट होता है, आमतौर पर देखा गया है आरोपी की आयु की प्रमाणिकता के लिए मेडिकल बोर्ड बिठाया जाता है। इसलिए अब ये डिमांड भी उठने लगी है कि इस पूरे मामले में, क्योंकि आमतौर पर देखा गया कई मामलों में सर्टिफिकेशन में भी गड़बड़ी कर दी जाती है, एज कम लिखवाई जाती है। जब बच्चे को कोई भी पंचायत में एंट्री करते हैं तो उसका अस्पताल का रिकॉर्ड नहीं मांगा जाता। जो परिवार के लोग कहते हैं कि बच्चा इतनी तारीख को पैदा हुआ है, वह रजिस्ट्री पंचायत रिकॉर्ड में हो जाती है। पंचायत रिकॉर्ड के आधार पर बच्चे का आधार कार्ड बन जाता है, उसी आधार पर स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो जाता। लिहाजा इस पूरे मामले में आरोपी की आयु की प्रमाणिकता के लिए बड़ा सवाल ये है, क्या इस मामले में पुलिस क्या ये डिमांड करेगी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हमीरपुर को यह आवेदन किया जाएगा कि बच्चे की आयु की प्रमाणिकता के लिए मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए, क्योंकि मेडिकल बोर्ड में ये खुलासा हो सकता है कि बच्चे की आयु कितनी है। लेकिन इस पूरे मामले में जब हमने एसपी हमीरपुर से बात की, भगत सिंह ठाकुर से, तो एसपी हमीरपुर ने दावा किया कि मृतक के यानी कि उन्होंने कहा कि जिस महिला की हत्या की गई उसका जो आरोपी है, उस आरोपी के माता पिता की शादी वर्ष 2010 में हुई है और उनका बच्चा यानी जो आरोपी है 2011 में जन्मा है। इस आधार पर पुलिस ने यह दावा किया है कि बच्चा नाबालिग है, 14 साल का है। बावजूद इसके इस पूरे मामले को लेकर आखिर ये सोचने वाली बात है कि लोग गुस्से में क्यों हैं, सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल क्यों खड़े किए। इसके पीछे बड़ी वजह यह है आरोपी के जघन्य अपराध, दुस्साहस और क्रूरता भरे अंजाम तथा उसकी कद काठी से आयु सीमा पर सवाल खड़े हुए हैं। जिस प्रकार से कद काठी उसकी लगती है, आरोपी की लगती है, या जिस प्रकार से उसने क्रूरता से अंजाम दिया है, जिस प्रकार से जघन्य अपराध किया है, जिस प्रकार की सोच और जिस क्राइम को करने के लिए जो हथकंडा अपनाया, उससे उसकी एज पर सवाल उठ रहे हैं। इसके चलते अब ये मैंडेटरी हो गया कि पुलिस जाकर उसका मेडिकल बोर्ड बिठाए, बाकायदा हेल्थ डिपार्टमेंट्स को लिखे कि बच्चे की आयु की प्रमाणिकता के लिए मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए। और ये मांग अब उठने लगी है, ये डिमांड हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार के सवाल खड़े हुए हैं, अब आरोपी की आयु से संबंधित कोई भी दस्तावेज होने पर पुलिस ने भी अपील कर दी है कि इसे जांच एजेंसी के सुपुर्द किया जाए। अब जटिल हो रहे इस मामले में मेडिकल बोर्ड बिठाने की एक नई मांग शुरू हुई है। देखना पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। उल्लेखनीय है कि हमीरपुर में 34 साल की रंजना देवी के साथ पहले दुराचार का प्रयास किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी। ये पूरा मामला क्या था? दरअसल कहा यह जाता है कि घर से 300 मीटर की दूरी पर घास काटने गई रंजना देवी को अकेला देख, क्योंकि ये वह जगह थी थोड़े से आगे, वहां पर जंगल था, सुनसान रास्ता था, वहां पर आरोपी पहुंच गया और पहले उसने महिला के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। हालांकि अभी तक भी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि दुराचार का प्रयास किया गया या दुराचार हुआ है, क्योंकि अब बाकायदा इस पूरे मामले में अब पूरी तरह से ये मेडिकल का मामला हो गया, जांच का विषय हो गया है। और पुलिस ने भी यह साफ तौर पर कहा है कि अब बाकायदा रिपोर्ट आने के बाद, यानी सैंपल सारे ले लिए गए हैं, डेड बॉडी से भी सैंपल लिए गए थे, आरोपी के भी कपड़ों से सैंपल लिए गए हैं। अब इसकी रिपोर्ट आने के बाद यह पुष्टि होगी कि अटेम्प्ट
ये पूरा मामला ये रेप के अटेम्प्ट का था या रेप किया गया था, ये भी अभी पूरी तरह से पुलिस साफ नहीं कह रही है कि रेप हुआ था या रेप का प्रयास किया गया था। हालांकि जो केस दर्ज किया गया है वो अटेम्प्ट का किया गया कि दुराचार का प्रयास किया गया है, लेकिन इसके लिए भी रिपोर्ट आने का इंतजार करना पड़ेगा। रिपोर्ट में अगर रेप की पुष्टि हुई फिर ये मामला कुछ और संगीन बन जाएगा, बड़ा मामला बन जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन क्या बताती है कि 300 मीटर की दूरी पर अंजना देवी घर से दूर घास काटने गई थी और वहीं पर आरोपी पहुंच गया। पहले उसने महिला के साथ छेड़छाड़ की, उसे पकड़ने का प्रयास किया, दबोचने का प्रयास किया, उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया। जब महिला ने अपने बचाव के लिए पूरा जोर लगाया तो उसने पहले ही धरातली से बाहर कर दिया, यानी कि महिला को कंट्रोल करने का प्रयास किया कि वो जो चाहता था, आरोपी चाहता था वो महिला करे, लेकिन महिला वहां से भाग गई और भागने के बाद उसका कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद फिर बुरी तरह से दराटी से हमले कर दिए। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहती है और यही वजह है जिस प्रकार का ये जघन्य अपराध है, जो दुस्साहस है, जिस क्रूरता से उसने इस पूरे मामले में पूरे घटना को अंजाम पहुंचाया है, यही वजह है कि इस आरोपी की आयु पर सवाल खड़े हुए हैं, जिसके बाद अब मेडिकल बोर्ड बिठाने की नई डिमांड यहां पर शुरू हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने तमाम साक्ष्य जुटाने के बाद अब जांच को भी तेज कर दिया है। जिस प्रकार का बवाल हुआ, वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ, नाराजगी जाहिर की और रंजना के न्याय की डिमांड की गई, इसे लेकर पूरी तरह से अब पुलिस ने जांच में तेजी जरूर बरतने शुरू कर दी है। लेकिन अपने तमाम दर्शकों से हम चाहेंगे, खासकर जो हमीरपुर के लोग हैं, इस मामले से जुड़े हैं, इस मामले में कोई भी आपके पास एविडेंस हो, कोई भी सर्टिफिकेशन से रिलेटेड या आयु को लेकर कोई भी आपके पास एविडेंस हो, तुरंत प्रभाव से पुलिस के सुपुर्द करें ताकि रंजना को न्याय मिल सके। क्योंकि एक मां जिस प्रकार से मां चली गई, वहां पर एक बच्चा है, गोलू नाम का बच्चा है, वो किस प्रकार से वहाँ पर किस मनोस्थिति में वो जी रहा होगा, जिसकी माँ इस दुनिया से चली गई, जिसकी हत्या कर दी गई। इसलिए उस माँ को न्याय देने के लिए सबका दायित्व बनता है कि कोई आपके पास एविडेंस है तो तुरंत प्रभाव से पुलिस के सुपुर्द करें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मंडी के दौरे पर गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों को राहत राशि की पहली किस्त जारी की। इस दौरान सीएम ने सराज आपदा में अपने माता पिता को खो चुकी निकिता को 7 लाख रुपए का चेक भेंट किए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट योजना में निकिता को 21 लाख रुपए दिए गए। सीएम ने कहा, ये एफडी के रूप में बच्ची के बैंक खाते में जमा होगा और 18 साल के बाद उसके काम आएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डायरेक्टर बेनिफिट स्कीम के माध्यम से 4,914 आपदा लाभार्थियों को 81 करोड़ 28 लाख रुपए की राहत राशि भी बांटी। वहीं सीएम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा 5 गुटों में बंटी है। कोई सीएम बनना चाहता, कोई सीएम बनने से रोकना चाहता है, कोई नड्डा का ग्रुप है, कोई जयराम ठाकुर का, कोई अनुराग का, कोई हर्ष महाजन का। यानी आज इस मौके पर भी मुख्यमंत्री ने भाजपा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम सुक्खू 16 नवंबर को प्रस्तावित नॉर्थ जोन काउंसिल की दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री 15 नवंबर को शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि नॉर्थ काउंसिल की यह बैठक काफी अहम है, जिसमें हिमाचल प्रदेश अपने पड़ोसी राज्यों के साथ चल रहे सीमाई विवादों पर अपना मजबूती के साथ पक्ष रखेगा। अभी तक यहां कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान नहीं हो सका है, लिहाजा 15 नवंबर से पहले ये ऐलान हो सकता है। इसके चलते मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं से भी दिल्ली में इस विषय पर बात कर सकते हैं। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ हिमाचल प्रदेश के 6 नेताओं ने मुलाकात की है। अभी तक उनका कोई नतीजा सामने नहीं आया। इसके चलते 15 नवंबर से पहले अगर अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई तो मुख्यमंत्री इस पर केंद्रीय हाईकमान को जरूर ही आग्रह कर सकते हैं कि हिमाचल में खूब फजीयत हो रही है पार्टी की, इसके चलते जल्द पार्टी अध्यक्ष का ऐलान कर दीजिए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ऊना में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क का निर्माण कार्य तेज गति से किया जाएगा। उन्होंने कहा, यहां पेड़ों के कटान के लिए टेंडर कर दिया गया और फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन 23 मई पर अपना काम निपटाएगा। हर्षवर्धन ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क में जमीन को समतल करने के बाद आगे का काम शुरू होगा, जिसके लिए भी टेंडर की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कह दिया गया है। कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की सीनियोरिटी और फाइनेंशियल बेनिफिट ना मिलने के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। इस केस में अदालत आज
अदालत में आज अंतिम सुनवाई होनी थी। अब ये मामला 17 नवंबर को सुना जाएगा। इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि से सीनियोरिटी और वित्तीय लाभ देने के आदेश दे चुका है, मगर राज्य सरकार ने बीते साल विधानसभा में संशोधन विधेयक लाकर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की सीनियोरिटी और वित्तीय लाभ नहीं देने का फैसला लिया था। कर्मचारियों ने इसे कोर्ट में चुनौती दे रखी है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने 2003 के बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया था, समय समय पर उन्हें नियमित किया गया। कॉन्ट्रैक्ट अवधि को जब रेगुलर सेवा के साथ नहीं जोड़ा गया और वित्तीय लाभ नहीं दिए गए तो उन्हें अदालत का दरवाजा मजबूरन खटखटाना पड़ा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अभी तक वेतन न मिलने से शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों में गहरा रोष है। कर्मचारियों का प्रदर्शन आज 10वें दिन में पहुंच गया और ये विश्वविद्यालय के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा वेतन बैकलॉग बन गया। विश्वविद्यालय के लगभग 1600 शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वेतन न मिलने से आक्रोशित कर्मचारियों ने सभी प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार कर रखा है, लेकिन इस पर जरूर वित्त विभाग की तरफ से एक आधिकारिक तौर पर सूचना मिली है कि यानी कल 11 तारीख को एचपीयू को फंड जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि ग्रांट इन एड दी जाती है और यानी जो कर्मचारियों के वेतन का एचपीयू में संकट मंडरा रहा है वो कल टल सकता है। कल कर्मचारियों को वेतन मिल सकता है। शीतकालीन सत्र के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की छुट्टियों पर शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी है। धर्मशाला में 26 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र को देखते हुए 13 नवंबर से लेकर 5 फरवरी तक शिक्षा विभाग के अफसरों की शिक्षकों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश 5 दिसंबर तक जारी रहेंगे। इसके अलावा 17 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच किसी भी अधिकारियों को, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरों को टूर पर जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि अगर कोई मैंडेटरी मीटिंग होगी, किसी की अगर कोई अर्जेंसी होगी छुट्टी की, तो विकट परिस्थितियों में किसी को छुट्टी या टूर पर जाने की अनुमति दी जाएगी और इसके लिए बाकायदा हायर अथॉरिटी से अपने पूरे पक्ष रखने के बाद अनुमति लेना जरूरी होगी। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान तहसीलदार विवाद के बाद आज देव समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन देव समाज संघर्ष समिति के बैनर तले सरकार, प्रशासन और तहसीलदार के खिलाफ किया गया। इस प्रदर्शन में देव समाज के लोगों में भारी संख्या में पहुंचकर देवी देवताओं के अपमान पर रोष प्रकट किया गया। भूतनाथ पुल से होते हुए डीसी ऑफिस तक रोष रैली निकाली गई। देव समाज का आरोप है कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के पहले दिन जिस प्रकार से तहसीलदार हरि सिंह यादव देवता भृगु ऋषि के अस्थायी शिविरों में जूते के साथ गए, उससे देव समाज की भावना आहत हुई। शिमला जिला के रोडू में बकरी चराने गए एक युवक को गोली लगने का मामला सामने आया। युवक को गंभीर हालत में पीजीआई से शिमला रेफर कर दिया गया। यह घटना पिछले कल करीब शाम 4:45 बजे की है। कड़ीबन गांव का घायल युवक बकरियां चराने दमानी के जंगल में गया था। इस दौरान उसे गोली लग गई। बिलासपुर जिला के मटोर शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंदरौर के समीप एक सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। बिलासपुर जिला के झलेड़ा निवासी 50 वर्षीय पुष्पा देवी अपने बेटे मोहित के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें मां की मौत हो गई और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। सोलन जिला के परमाणु में आज सुबह एक सड़क हादसा पेश आया। यहां पर ट्रक और टैक्सी में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें टैक्सी में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद 2 गंभीर घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। शिमला के पुराना बस स्टैंड में कांगड़ा के रहने वाले 35 साल के राजेंद्र सिंह का शव बरामद किया गया। पुलिस की प्राथमिक जांच में व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से बताई जा रही है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस ने पुराना बस स्टैंड में कुछ लोगों से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति काफी समय से मिडल बाजार में रहता था। कुल्लू जिला के गांव झनियार में आज दोपहर बाद आग लगने से पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया। इसकी वजह से 10 से 12 घर, गौशालाएं, घास रखने के पड़ाचे जलकर राख हो गए। आग अभी भी जारी है। आगजनी की घटना अभी भी जारी है। ग्रामीण आसपास के गांव के लोग आग को काबू पाने में जुटे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इस साल कुल्लू जिला में इस गांव में हुआ है, क्योंकि पूरी तरह से ये गांव आग की चपेट में आ गया और करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान हुआ है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।